तो आज का हमारा टॉपिक है एंडोमेट्रियोसिस। गायनेकोलॉजी में आपको ये 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आपकी बैच अगर 2015 की है तो अब हम सबसे पहले बात करें एंडोमेट्रियोसिस, और इसके साथ एक दूसरी टर्म भी आती है एडिनोमाइकोसिस। तो सबसे पहले मैं आपको एंडोमेट्रियोसिस क्या है वो समझा देती हूँ। इसकी डेफिनेशन है प्रेजेंस ऑफ फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स एंड स्टोमा इन द साइट अदर दैन यूटेराइन म्यूकोसा इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस. दिस इज़ नॉट अ नियोप्लास्टिक कंडीशन ऑल्दो द मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज़ पॉसिबल. तो फंक्शनिंग जो एंडोमेट्रियम होता है नॉर्मली यूटेराइन में, वो यूटेराइन एरिया को छोड़कर, उसके म्यूकोजा को छोड़कर कहीं दूसरे जगह पर अगर फॉर्म हो जाता है तो उसे एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं. वैसे तो ये मैलिग्नेंट कंडीशन अभी नहीं है, लेकिन आगे चल के ट्रांसफॉर्मेशन इज़ पॉसिबल. अब जो मैंने बोला था एडिनोमाइकोसिस क्या है तो वो देख लेते हैं. This ectopic endometrial tissue may be found in myometrium when it is called as adenomycosis. तो अभी जो हमने देखा कि ये जो ग्लैंड्स नॉर्मली यूटेराइन में होते हैं लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में बाहर होते हैं, तो वैसे ही अगर वो मायोमेट्रियम में चले जाएंगे तो उसे बोलेंगे एडिनोमाइकोसिस. अब देखेंगे साइट्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस. सबसे पहला है एब्डोमिनल. तो एब्डोमिनल जो है ना वो आपको एब्डोमिनल स्ट्रक्चर तक ही देखने को मिलेंगे और मोस्टली बिलो द लेवल ऑफ अम्बिलिकस देखने को मिलेगा. सेकेंड जो है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, ये कोई भी ऑपरेशन जैसे सिजारियन सेक्शन हो गया, मतलब जहाँ पे भी आपको कट लगाया जाता है एब्डोमिनल एरिया में नीचे, तो वहाँ पर स्कार बन जाता है आगे चल के, और स्कार में से ही वो एंडोमेट्रियोसिस होने लग जाता है या वो ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो उसे बोलेंगे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. थर्ड जो है वो रिमोट है. तो ये सब एरिया छोड़ के, पेल्विक एरिया और एब्डोमिनल एरिया छोड़ के बाहर की तरफ दूसरे कहीं भी आपको अगर देखने मिलेंगे ये एंडोमेट्रियोसिस अगर फॉर्म हुआ तो उसे रिमोट बोलेंगे. अब इसमें दो मैंने पार्ट्स में लिखा है, कॉमन साइड एंड रेयर और रिमोट साइड. तो कॉमन में ओवरीज है, पेल्विक पेरिटोनियम है, पाउच ऑफ डगलस, रेक्टोवजाइनल सेप्टम, सिग्मोइड कोलॉन, अपेंडिक्स, पेल्विक लिम्फ नोड्स, फैलोपियन ट्यूब्स. अब रेयर में क्या है, अम्बिलिकस, एब्डोमिनल स्कार, एपिजियोटोमी स्कार, लंग्स, प्लूरा, यूरेटर, किडनी, आर्म, नेजल म्यूकोसा. अब इसकी बात करें पैथोजेनेसिस की, तो इसमें आपको 6 से 7 थियोरीज है, लेकिन कोई भी थियोरी ये कोई थियोरी सिर्फ पेल्विक एरिया में एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है वो समझाती है और कोई रिमोट एरिया में, लेकिन कोई भी ऐसी थियोरी नहीं है जो पूरा समझा देती है इस बात को कि वो हर जगह पे क्यों फॉर्म हो रहा है एंडोमेट्रियोसिस, अलग अलग जगह पे क्यों होता है. तो उसमें सबसे पहला है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, जिसे सैमसन्स थ्योरी भी बोलते हैं. तो इसमें क्या है, रेट्रोग्रेड फ्लो ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड थ्रू यूटेराइन ट्यूब्स ड्यूरिंग मेंसेस. तो मेंसेस के टाइम को अब ये ब्लड जो बाहर निकलता है इसमें उल्टा ऊपर की तरफ चले जाएगा. द एंडोमेट्रियल फ्रैगमेंट्स गेट इम्प्लांटेड इन पेरिटोनियल सर्फेस ऑफ पेल्विक ऑर्गन्स, जैसे ओवरीज, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट्स. तो अब ये ऊपर इसके जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो इन एरिया में जाकर सेटल हो जाएंगे. नेक्स्ट, cyclic growth and shedding of endometrium at the ectopic sites occur under the influence of endogenous ovarian hormones. तो हमें पता है जैसे menstrual cycle में 4 स्टेजेस होते हैं, तो उन हिसाब से जैसे पहले menstrual पीरियड का टाइम हो गया, उसके बाद वो नेक्स्ट पॉलीफरेशन होगा, वहाँ पे ग्रोथ होगी, तो उसी हिसाब से ये भी जहाँ पर फ्रैगमेंट्स इम्प्लांट हो जाते हैं वहाँ पे भी हर मंथ में उसी हिसाब से उनकी ग्रोथ होती है, उनकी शेडिंग होती है. प्रोबेबली अ जेनेटिक फैक्टर फेवरेबल हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल. तो इसमें कोई जेनेटिक फैक्टर ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट है, उनके फैमिली हिस्ट्री में अगर वो है एंडोमेट्रियोसिस किसी को ऑलरेडी हुआ था तो उन लोगों में ये कॉमन हो सकता है. अब सेकेंड है सियोलोमिक मेटाप्लासिया, मायर एंड इवेनऑफ. इनने जो सेकेंड थ्योरी बताई थी इसका क्या है, क्रोनिक इरिटेशन ऑफ पेल्विक पेरिटोनियम बाय मेंस्ट्रुअल ब्लड में कॉज सियोमिक मेटाप्लासिया विच कॉजेज एंडोमेट्रियोसिस. तो हमें पता है ब्लड जो होता है वो एक इरिटेंट होता है, तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि मतलब यहाँ पे वही बोले हैं कि क्रोनिक इरिटेशन हो गया पेल्विक पेरिटोनियम का मेंस्ट्रुअल ब्लड की वजह से, तो वहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस फॉर्म हो सकता है. आगे बोल रहे हैं द म्यूलेरियन टिश्यूज़
remnants may be trapped within peritoneum. They could undergo metaplasia causing endometriosis. तो जब हमारी बॉडी बन रही होती है उस टाइम पे जो म्यूलेरियन टिश्यूज़ होते हैं वो अगर वहाँ पे उनमें मेटाप्लाजिया हो गया तो एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है. थर्ड, डायरेक्ट इम्प्लांटेशन. तो नाम से ही बहुत सिंपल है कि वहाँ पे डायरेक्टली इम्प्लांट हो गया. तो एंडोमेट्रियल और डेसिडुअल टिश्यूज़ व्हेन इम्प्लांटेड इन न्यू साइट इट स्टार्ट्स टू ग्रो देयर इन सम इंडिविजुअल. तो अभी हमने जो लास्ट इसमें पढ़ा था एक्स्ट्रा एब्डोमिनल साइट्स में, तो वहाँ पे हमने देखा था कि स्कार जहाँ हो जाते हैं ऑलरेडी बॉडी में स्कार है, हिस्टेरोटॉमी हुआ है, सिजरियन सेक्शन हुआ है, ट्यूबेक्टॉमी हुआ है, माइमेक्टॉमी हुआ है या फिर इपिजियोस्टॉमी हुआ है, तो उनके बाद वहाँ पे स्कार फॉर्म हो जाते हैं बॉडी पे और वहाँ पे से फिर एंडोमेट्रियोसिस भी फॉर्म हो जाता है. तो ये था डायरेक्ट इम्प्लांटेशन. फोर्थ है लिम्फेटिक थ्योरी, हेल्बर्न. इट इज़ पॉसिबल फॉर नॉर्मल एंडोमेट्रियम मेटाप्टाइज the pelvic lymph node through the lymphatic channels of uterus. This could explain lymph node involvement. तो यहाँ पे lymph node की involvement की वजह से ये सिर्फ इतना ही बता पाता है कि pelvic area में endometriosis क्यों हुआ या pelvic area में जो भी lymph node होते हैं उनसे वो spread हुआ है, लेकिन ये remote side का नहीं बता पाता है. तो ये था फोर्थ. फिफ्थ है वैस्कुलर थियरी, एक्सप्लेन्स एंडोमेट्रियम एट डिस्टेंट साइट्स सच एज लंग्स, आर्म्स एंड थाइस. तो अब वैस्कुलर थियरी में ये जो डिस्टेंट साइट है या रिमोट साइट है उसका एक्सप्लेन करता है कि वहाँ पे एंडोमेट्रियम क्यों हुआ. नेक्स्ट सिक्स्थ, जेनेटिक एंड इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स. तो जेनेटिक में क्या है, जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है उन लोगों में होगा, और इम्यूनोलॉजिकल क्या है, अ डिफेक्ट ऑफ लोकल सेलुलर इम्यूनिटी में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टोपिक टिश्यू टू ग्रो इन एबनॉर्मल साइट. तो कोई सेलुलर इम्यूनिटी में डिफेक्ट है जिसकी वजह से इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है. सेवेंथ, एनवायरमेंटल थ्योरी. अब इसमें क्या है, इट सजेस्ट सोमैटिक म्यूटेशन ऑफ सेल ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे पोल्यूटेंट्स हो गया या डायोक्सिन्स हो गया. तो ये हो गई हमारी 7 थियरीज. अब पैथोलॉजी की बात करें तो द एंडोमेट्रियल ग्लैंड एंड स्ट्रोमा अंडरगो चेंजेस अंडर द एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स. जैसे कि मैंने बताया वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जैसे भी 4 वो स्टेजेस होती है उन हिसाब से वो ग्रो होते हैं, शेड होते हैं हर मंथ. सो द प्लॉरिफरेटिव चेंजेस आर प्रेजेंट. वहाँ पे प्लॉरिफरेटिव ग्रोथ तो होगी लेकिन सेक्रेटरी चेंजेस आर एब्सेंट इन मेनी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ स्टेरॉइड रिसेप्टर इन देम. तो ये हो गया. अब इसके बाद क्या है, साइक्लिक ग्रोथ एंड शेडिंग कंटिन्यू स्टिल मेनोपॉज. तो वो मेनोपॉज तक कंटिन्यू हो सकता है. द ब्लड गेट्स, अभी कभी कभी वो ब्लड जो है ना वो कलेक्ट हो जाता है कोई जगह पे, और अगर इफ़ एनसिस्टेड द सिस्ट बिकम्स एनलार्ज विद साइक्लिक ब्लीडिंग, सीरम गेट एब्जॉर्ब बिटवीन पीरियड्स एंड कंटेंट्स बिकम चॉकलेट कलर नोन एज चॉकलेट सिस्ट, और अडेजेंस हो सकता है. मतलब जो ब्लीडिंग हुई फिर उसके बाद में अगर सिस्ट बन गई तो वो सब जो ब्लड है वो एक सिस्ट में जमा हो जाएगा और वो रह के उसके अंदर सीरम भी ऐड हो जाएगा. तो अब वो रह से ब्राउन हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे चॉकलेट सिस्ट. अब ये चॉकलेट सिस्ट में सब ये ब्लड आ गया तो इससे एडहेजेंस फॉर्म होने की भी बहुत पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. नेक्स्ट अब देखते हैं मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस. तो पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस में आपको ना पाउडर बर्न्स देखने को मिलेंगे. ये एक MCQ है तो याद रखिए, पाउडर बर्न्स जो कि यूटेरोसैक्रल लिगामेंट एंड पाउच ऑफ डगलस में देखने को मिलता है. इसके बाद आपको फाइब्रोसिस और स्कारिंग भी देखने को मिलेगी. वहाँ पे हमें पता है इन्फ्लामेशन हुआ तो आगे चल के फाइब्रोसिस होगा, और फाइब्रोसिस हुआ तो स्कारिंग भी होगी वहाँ पे. अब इसके बाद आपको और क्या देखने को मिलेगा, रेड फ्लेम शेप्ड एरियाज, रेड पॉलीप्लॉइड एरियाज, येलो एंड ब्राउन पैचेस भी देखने को वहाँ पे मिलेंगे. अब माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रैन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन हुआ है वहाँ पे, और लार्ज पॉलीहेड्रल फैगोसाइटिक सेल्स भी देखने को मिलेंगे. अब इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स में क्या है कि ये एज कौन सी फीमेल्स में आपको देखने को मिलेगा. सो 30 to 45 ईयर्स के बीच में जो फीमेल होते हैं उनमें, और नली पैरस मतलब जिन्होंने अभी तक कोई भी बर्थ नहीं दिया है उन लोगों में, या विथ वुमन विथ 1 or 2 चिल्ड्रन उन लोगों में देखने को मिलेगा. अब सिम्टम्स क्या है कि 25% लोगों में तो सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर रहे तो क्या क्या रहेंगे, डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, सेकेंड एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होगा, थर्ड इनफर्टिलिटी हो सकता है, फोर्थ डिस्पैरेयूनिया, फिफ्थ
क्रोनिक पेल्विक पेन, 6 एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी से करेंगे, एमआरआई, सीटी स्कैन, कोलोनोस्कोपी एंड लैप्रोस्कोपी। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें हम किस चीज़ों में कंफ्यूज हो सकते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस है या कुछ और है। तो सबसे पहला है ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा। तो अगर कोई कैंसर हो गया है ओवेरियन का तो ये उसके साथ कंफ्यूज हो सकता है, ये टर्म उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं हम। और दूसरा है क्रोनिक पेल्विक इन्फेक्शन है, तो ये उसके साथ भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये एंडोमेट्रियोसिस है या क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। कॉम्प्लिकेशन में है एंडोसाइक्रोनोपैथी। सेकेंड, रप्चर ऑफ चॉकलेट सिस्ट। तो वो चॉकलेट सिस्ट है, उसमें रप्चर भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, फिर उसके बाद आगे चल के वो पेल्विक एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है और लास्ट में मैलिग्नेंसी भी हो सकती है। तो ये था एंडोमेट्रियोसिस। थैंक यू।